तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था अपनी तैयारियों में, क्योंकि इस बार मेरिट्स आउट हुआ था तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो मैं तैयारियों में लगा हुआ था, आप देख सकते हैं पूरा बुक ही बुक भरा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को डाउट है कि कितना कट ऑफ, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्या स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ और क्या फॉलो करना चाहिए कि इस बार एग्ज़ाम जो है वो आराम से क्रैक कर लिया जाए। देखिए दोस्तों, SSC का एग्ज़ाम जो है वो बाकी सभी एग्ज़ाम से बहुत ईजी होता है, या आप लोग सभी को पता है। अगर मैं बोलूँ कि ईजिएस्ट सबसे ज़्यादा जो ईजी एग्ज़ाम है वो कौन सा है, तो SSC है। लेकिन इस बार बहुत सारे लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो बढ़ गया है, और इस बार वैकेंसी भी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जो होंगे वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो एक तरफ से बैलेंस हो चुका है पिछले बार की तरह, क्योंकि पिछली बार रिलैक्सेशन नहीं था तो उतने ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं थी, और इस बार रिलैक्सेशन है तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो समझिए कि आपको स्कोर करना उतना ही बनता है जितना आप पिछली बार स्कोर किया, जितना मेरिट पिछली बार बना था, यानी कि 75% के आसपास। अब दोस्तों 1 घंटे का समय दिया गया है, और क्वेश्चन जो है वो मात्र 80 पूछे जाएंगे। तो क्या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट्स पे, और क्या प्रभाव पड़ेगा मार्क्स पे, कटअप पे। तो मैं अगर बताऊं तो देखिए, आप लोग मॉक दे ही रहे होंगे, बहुत सारे सोर्स से आप मॉक दे रहे होंगे। आप टेक्स्ट बुक का मॉक दे रहे होंगे, कोई हॉलीवुड बोर्ड का मॉक दे रहा होगा, कोई बाईजूस का दे रहा होगा, और कोई रोजगार वित्त वाले सर का मॉक दे रहा होगा। तो मैं कहूँ तो सबसे अच्छा, अगर आप RWA का मॉक देते हो ठीक है, टेक्स्ट बुक का देते हो ठीक है, और हॉलीवुड का देते हो तो बिल्कुल ठीक है। ये तीनों मॉक तो आप ज़रूर ही देंगे, इनमें से तीन में से कोई एक भी दे दोगे तो चलेगा। RWA का मॉक जो है थोड़ा सा ईजी रहता है, तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक देना, क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें थोड़ी सी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। तो अगर उन सारे मॉक्स में अगर आप 120 से ऊपर कर रहे हो तो अपने आप को ये कहो कि आप सेफ़ हो। अब अगर आप चाहते हो कि मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए, फर्स्ट 3 में से कोई प्रेफरेंस चाहिए, तो 130 के ऊपर स्कोर करना आपको लाजमी बनता है। अगर SSF चाहिए या फिर CISF चाहिए, NCB चाहिए, तो आप लोग समझ जाओ कि आप लोगों को 130 के ऊपर स्कोर करना ज़रूरी हो जाता है। वो और एक एक दो बार 130 के ऊपर आ गया तो नहीं, हमेशा 130 के ऊपर आना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी तक कभी भी 130 स्कोर नहीं किया है। मेरा हाईएस्ट स्कोर 122 रहा है। तो और इसकी रीज़न ये है कि थोड़ी सी मेरी जो जीके है वो बहुत ही वीक है, इस वजह से मैं उसके लिए भी पढ़ाई कर रहा हूँ। और जीके के लिए अगर आप जानते होंगे तो ये करंट अफेयर है इडुटेरिया का, ये आप पढ़ सकते हो। ये बहुत ही अच्छा बुक है। इसको पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं मुझे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी करंट अफेयर्स बुक से नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा लूसेंट है मेरे पास, लूसेंट से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। लूसेंट भी बहुत अच्छा एक सोर्स है मेरे स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करने का। तो मैं अभी फ़िलहाल यही कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए, कैसे आपका स्ट्रैटेजी, मैं बताऊंगा कि कैसा स्ट्रैटेजी रहना चाहिए आपका एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो सबसे पहली तो बात मैं बताऊंगा, तो देखो दोस्तों, टाइम 1 घंटा हो गया है और 80 क्वेश्चन हो गए हैं। तो समझ जाओ कि 80 क्वेश्चन होने से आपको कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि 1 घंटा का जो समय होता है वो बहुत ही कम होता है। 1 घंटे का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्ट्रेस हो जाता है, और उसके अलावा अगर आप एक बार बिगड़ते हो, आपका एक बार स्पीड बिगड़ता है, आप किसी एक क्वेश्चन को ज़्यादा महत्व दे देते हो, तो फिर आपका बहुत सारे क्वेश्चन छूटने के रहते हैं, चांसेस रहते हैं। या फिर छूटे नहीं तो अगर बना भी दोगे तो शायद उसके गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे दिया था। मैं भी अगर मैं बोलूँ तो मैं अगर किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देता हूँ तो होता है क्या कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन सेक्शन में मेरा एक दो गलत हो जाता है, जो आता है वो गलत हो जाता है, जो जानता हूँ मैं। अगर उसको मैं थोड़ा सा सोच विचार करके बनाता तो वो क्वेश्चन बन जाता, लेकिन वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी अलग होनी पड़े चाहिए। 2021 वाले एग्जाम में मैंने क्या किया था कि मैंने सारे क्वेश्चन को भरपूर टाइम दिया था, क्योंकि टाइम का कमी नहीं था मेरे पास, और फिर मैं कंप्लीट कर पाया था। लेकिन इस बार क्या है कि आपको उतना टाइम देना ही नहीं है जिस फालतू क्वेश्चंस पे जो आपसे नहीं बनने जा रहा। रीजनिंग में ज़्यादातर ये चीज़ें एनालॉगी में आती है या फिर मिसिंग नंबर्स में आती है। आदमी को लॉजिक ही नहीं पता चलता, तो उसको ढूंढने लगता है। और सबसे पहला जो आपका पेज खुलता भी है वो रीजनिंग का ही खुलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रीजनिंग में वैसे सारे क्वेश्चन को स्किप कर दो। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि मैं उन सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, नहीं सॉल्व होता तो मैं उसे छोड़ देता हूँ। लेकिन जब मैं पेपर को 50 या 55 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ, जो लास्ट के 5 मिनट बचता है, अगर उसको उसमें वापस से मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ तो वो तुरंत बन जाता है। ये चीज़ बहुत बार हुआ है मेरे साथ, और पता नहीं क्यों हुआ है, कैसे हुआ, लेकिन हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको छोड़ना भी है इस बार क्वेश्चन आपको लास्ट के लिए छोड़ना भी है, और लास्ट में आपको पेपर पूरा रिवाइज भी करना है। एक बार पूरा रिवाइज मत करना, लेकिन वो क्वेश्चन जो उसमें आपको डाउट लगा था उसको रिवाइज जरूर करो, मार्क करके। तो दोस्तों उसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदी लो, हिंदी बहुत ईजी पूछा जाता है। दोस्तों मैं आप एक अपने साथ हुआ एक वाक्य बता रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं पिछली बार सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं उन लोग सारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स भी बोल रहे थे कि हिंदी सब्जेक्ट बहुत इजी पूछा जाता है और हिंदी ही लेना। मैं 2018 वाला मॉक दिया था तो उसमें हिंदी में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, और दोस्त लोग ने भी बोला कि हिंदी बहुत इजी पूछा जाता है। लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश मीडियम का है, मैं CBSE से पढ़ा हूँ, और हिंदी मुझे बस थोड़ी बहुत आती है। इंग्लिश मुझे थोड़ी अच्छी आती है, लेकिन उतना भी नहीं आता, लेकिन अच्छी आती है। तो मैं अगर पिछली बार वाला एग्ज़ाम में मैं बैठा और हिंदी दे बैठा, जिसकी वजह से हिंदी में मात्र मेरे 15 मार्क्स आए,
और वहीं पे अगर मैं उस टाइम पे इंग्लिश लिया होता तो उसमें जब आंसर दिया था तो मैं जब इंग्लिश सॉल्व किया था तो उस टाइम पे मेरे 22 मार्क्स आ रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि 7 मार्क्स का अंतर यहीं पे हो गया। 7 मार्क्स पे मुझे CISF तो ज़रूर मिल ही जाता अगर मेरे 7 मार्क्स होते, लेकिन अफसोस कोई पोस्ट ही नहीं मिल पाया हमें। तो बहुत ही दुख हुआ इस बात का और बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मैं वही कहूँगा, इससे मैं अब जो मेरे पे बीती है इस साल मैं वो गलती तो नहीं करूँगा। और मैं सारे लोगों को कहूँगा कि आप प्लीज़ अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश है तो इंग्लिश लें, हिंदी बिल्कुल ना लें, क्योंकि हिंदी बहुत ही हार्ड पूछा जाता है। उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनका कोई हिंदी का बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो आप इंग्लिश लेना। इंग्लिश के लिए देखो, आपको किताब भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये किताब है जो मैं पढ़ता हूँ, SSC का है, अजय कुमार राठौर के नाम का। तो ये मैं पढ़ता हूँ। और इसके अलावा अगर ग्रामर के लिए देखो तो ग्रामर के लिए मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ लेता हूँ कभी कभी, वो भी रिवाइज़ करने के लिए। इसमें भी ऐसे कुछ कुछ ग्रामर्स दिए हुए हैं, लेकिन मतलब एक रिवाइज़ करने के लिए बिल्कुल सही है। साइनोनिम एंटोनिम भी इससे आप कर पाओगे। अब मैथ्स की बात रही तो देखिए दोस्तों, कुछ बच्चों के लिए मैथ्स बहुत ईजी होता है और कुछ बच्चों के लिए मैथ्स बहुत हार्ड होता है। SSC GD में जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स, और जिनका मैथ्स अच्छा होगा उसका ऑब्वियसली रीजनिंग अच्छा होगा। और अगर दोनों अच्छा है तो उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते उनका थोड़ा बहुत हिंदी अच्छा हो या इंग्लिश अच्छा हो। तो जो एवरेज स्टूडेंट्स है उनको सबसे ज़्यादा पहले सबसे पहला प्राइम फोकस मैथ्स और रीजनिंग पे होना चाहिए। अगर इनमें नंबर नहीं आया तो आप GK और इंग्लिश या हिंदी में कभी भी कितना भी स्कोर कर लो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है GK में आप कितना भी अच्छा हो 14 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। और हिंदी में भी आप अगर आप देखोगे तो कुछ एंटो साइनो नहीं आएगा आपको, तो जो मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 17 स्कोर कर पाओगे, 18 स्कोर पाओगे अगर बहुत अच्छा है आपका हिंदी। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में 20 भी स्कोर कर सकते हो और बहुत सारे लोग करेंगे। चाहे मैथ्स का कितना भी हार्ड शिफ्ट आ जाए, बहुत सारे लोग 20 में 20 स्कोर करने वाले हैं, रीजनिंग में 20 में 20 स्कोर करने वाले हैं। तो आप सोच लो कि आपको कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, कितना आपका मैथ्स के लिए होना पड़ेगा। अभी तक मेरा कभी भी 20 में 20 मार्क्स नहीं आया है, हाईएस्ट मेरा 37.8 आया है। और क्योंकि एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है मेरे से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वही दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन मेरा मैथ्स 20 में 20 सही हो जाए और इंग्लिश मैथ और रीजनिंग 20 में 20 सही हो जाए। उस दिन अगर होने जिस दिन ये होने लगा, किसी एक दोनों में से कोई एक अगर 20 में 20 में कर दे पा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा कि मेरा तैयारी बहुत बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर मैं सेफ भी हूँ तो मैं अपने आप को सेफ नहीं कहूँगा। तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो एवरेज लोग हैं, जिन्हें बहुत कम टाइम मिला है, उनके पास वो मेहनत कर ही रहे होंगे, मुझे पता है सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि आप सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पे ध्यान दें, आप GK वगैरह साइड में रख दें। आप उस इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ ले या हिंदी जो है आपको थोड़ा सा पढ़ ले, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग पे आपका प्राइम फोकस। अगर आप दिन में 12 घंटा भी पढ़ते हो तो आप उसमें से मात्र 4 घंटा 6 घंटा इंग्लिश मैथ्स ही पढ़ो, 4 से 6 घंटा इंग्लिश मैथ्स ही पढ़ो। और फिर बाकी का समय आप रीजनिंग पे ध्यान दो। रीजनिंग तो आपका समझ लीजिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप हिंदी पे ध्यान दो। GK लास्ट में। GK कोई भी ऐसा नहीं है कि आप GK पढ़ लोगे और आपका समझो कि क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। GK अनएक्सपेक्टेड पूछा जाता है। मैं बहुत सारा मैं बोलूँ तो आपको GK का मैंने पूरा हिस्ट्री रटा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आता। मैं ज्योग्राफी का पर रटा हुआ हूँ, क्वेश्चन ही नहीं आता। ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर से ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना बनना है, कितना क्या बनना है। तो GK वगैरह को छोड़ दो, हम सिर्फ फोकस करो मैथ्स और रीजनिंग पे। मैं अगर मेरी बात कहो तो अगर 120 125 के ऊपर आ रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेव कर दो। 120 से 25 के बीच में जो है उसको आपको कोई भी पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि आप 130 के ऊपर लाओ, ताकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले या फर्स्ट सेकंड में से कोई एक मिल जाए। क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है और अच्छे बच्चे बैठने वाले हैं कंपटीशन में। और CGL से निकलते ही बच्चे लोग बैठ जाएंगे आपका कहाँ पे, SSC GD के एग्ज़ाम में। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। तो मेरे लिए बस यही है कि अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है। अब टाइमिंग की बात करें तो कितना दिन में क्या सेक्शन कंप्लीट करना है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है मैथ्स पे। आपका 50 मिनट के अंदर मैथ्स और रीजनिंग दोनों हो जाना चाहिए और 10 मिनट में आप GK और इंग्लिश कर लोगे। अगर आपका बहुत अच्छा स्पीड है तो आप उसको 50 से उसको घटा के 45 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो अपने आप को बस इतना संभाल के रखो कि आप। और एक और चीज़, इंग्लिश में बहुत सारे लोग क्या करते हैं या GK में क्या करते हैं कि वो पढ़ते नहीं, क्वेश्चन बस देखते हैं, सेंटेंस और आंसर लगा देते हैं। मैथ्स में भी ये लोग करते हैं। मैथ्स में बहुत बार क्या होता है कि स्पीड बनाने के चक्कर में लास्ट में कुछ लिखा होता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो भूल जाते हैं हम। जैसे एक बार क्वेश्चन था, मेरा ऐसे गलती हुआ था कि लास्ट में एवरेज निकालने के लिए बोला था, लेकिन एवरेज मैं पढ़ा नहीं कि एवरेज किसका निकालना है, सिर्फ 2 टर्म का एवरेज निकालना था। लेकिन मैंने पूरा का एवरेज निकाला और ऑप्शन में भी था, मैंने मार के आगे बढ़ गया। फिर बाद में देखता हूँ कि अरे नीचे वाला तो पढ़ना ही भूल गया मैं। तो ये सारी गलतियाँ भी आपको देखनी पड़ेगी, संभालनी पड़ेगी। और एक टारगेट बनाओ कि जो भी आप क्वेश्चन बनाते हो और वो गलत होता है तो उसको पढ़ो, उसको फिर से प्रैक्टिस करो, उसको वैसे क्वेश्चन को, और फिर वैसा क्वेश्चन कभी गलती मत होने देना। तब जाके आपका SSC GD निकलेगा। बाकी तो धन्यवाद। 10 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, लग जाइए पढ़ाई में और थैंक यू।